हाउसप्लेम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने पढ़ना है एमसीएम 310 का लेक्चर नंबर 3, क्वालिटीज़ ऑफ गुड राइटर्स। यही टॉपिक हमारा पिछला भी था, जिसमें मैंने डिटेल से आपको क्वालिटीज़ बताई थी राइटर की, और इससे नेक्स्ट टॉपिक जो लेक्चर 3 है हमारा भी, वो भी क्वालिटीज़ ऑफ गुड राइटर के हवाले से हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है, बी कंसिडरेट फॉर योर रीडर्स। फॉर एग्जाम्पल, कंपेयर द फॉलोइंग टू पीसेज एंड सी विच रिफ्लेक्ट राइटर्स सेंस ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ पे हेडिंग से हमें पता चल रहा है कि अब हेडिंग में बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि जब हम कुछ लिखते हैं तो ज़रूरी है कि हम अपने पढ़ने वालों की, उनकी जो एहसासात होते हैं, ठीक है, उनकी समझने की सलाहियत होती है। हर इंसान की समझने की सलाहियत जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। तो उसको हम अपने जहन में रख के एक चीज़ को लिखें कि जो भी पढ़ने वाला हो उसको आसानी से समझ आ सके। इसका मतलब है कि हमारा पैगाम जो है एक एक्सप्लेनेशन में हो, एक वाजिया तौर पे हो, जो आसानी से हर इंसान समझ सके। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कंपेयर द फॉलोइंग टू पीसेस एंड सी विच रिफ्लेक्ट राइटर सेंस ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स बताए हुए हैं। अब आप लोगों ने डिसाइड करना है। इसको भी एक्सप्लेन करूंगी, फिर आप लोग डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा जो है वो बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और आसानी से आप लोगों को समझ आ रहा है। We do not have enough fuel to reach Portland when we land our sixth city. We hope to take one more fuel, which will take about an hour. अच्छा, इस पहले पॉइंट पे हमें ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो है वो पोर्टलैंड पहुंचने के लिए काफ़ी फ्यूल नहीं है, मतलब फ्यूल इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जब हम सिविक सिटी में उतरेंगे तो हम मज़ीद जो है वो फ्यूल लेने की उम्मीद करते हैं, जिसमें तकरीबन 1 घंटा लगेगा। अब ये सेंटेंस उन्होंने एक हमें दिया हुआ है। अब इस सेंटेंस को आप देखें तो ये एक प्रॉपर डिटेल आपको नहीं दे रहा, बहुत छोटा सा है और ऐसे बोरिंग सा सेंटेंस बना हुआ है जिसमें सही तरीके से समझ भी नहीं आ रही, वर्डिंग भी इतनी अच्छी नहीं इस्तेमाल की हुई, और ना ही कोई इतनी ज़्यादा जो है वो तफ़सील उन्होंने लिखी हुई है। कि सेकंड पार्ट में आप लोग देखें तो वो उसपे कह रहे हैं, वो यानी काउंटिंग 19 मील्स एंड और हेडविंड्स, दिस विंड एंड आवर full load mean that we are using more fuel than usual. Consequently, we are diverting to 60th city, North Dakota to top up the fuel tanks as a safety precaution. Refueling in the 60th city will take about 1 hour. I apologize for unavoidable delay. Thank you. अच्छा, इस सेंटेंस में हमें वो बता रहे हैं कि हमारे पास जो है ना, हम 90 मील से 1 घंटे की जो है वो मुखालिफ विंड, यानी कि हमारे हेड विंड्स का हम लोग सामना कर रहे हैं, ठीक है। और इस तेज़ हवा और हमारा जो मुकम्मल लोड है, ठीक है, उसकी वजह से हम जो है वो मामूल से ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हम एहतियात के तौर पर जो है वो सिविक सिटी, नॉर्थ डिकोटा जा रहे हैं, ताकि ईंधन जो है, सॉरी, फ्यूल जो है वो हम दोबारा भरवा सकें। सिविक सिटी में जो है रिफ्यूलिंग में तकरीबन 1 घंटा लगेगा। इस जो है वो अनअवॉइडेबल डिले की वजह से जो है, डिले के लिए हम जो है वो आपसे सॉरी करते हैं या माजरत ख्वाह हैं, ठीक है। और आगे उन्होंने बोला है थैंक यू। तो अब इस सेंटेंस में देखें, ये जुमला जो है वो हमें एक मुकम्मल डिटेल दे रहा है, एक जो है वो से पूरी वजाहत फराम कर रहा है कि क्या सिचुएशन है, किस तरह की है। तो इस तरह जो है वो रीडर्स को सूरत हाल समझाने में जो है वो हम लोग मतलब एक राइटर जो है वो रीडर को पूरी सूरत हाल समझा रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ है और ये सिचुएशन है। और आखिर में जो है वो उससे अपोलोजाइज भी कर रही है और उसको शुक्रिया के अल्फाज भी जो है वो शामिल है, जो इसे जो है वो एक मतलब ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि अगला जो राइटर है वो एक खुशगवार, एक मज़हबी तरीके से जो है ना वो एक लिख रहा है, ठीक है। एथिक्स भी होने ज़रूरी होते हैं, तो इसमें जो है वो एथिक्स भी उन्होंने शामिल किए हैं। आगे शुक्रिया का वर्ड यूज़ किया है, सॉरी, अपोलोजाइज़ किया है, तमाम चीज़ें जो है वो ये इसमें ज़रूरी होती हैं। तो इसमें उन्होंने पूरी डिटेल बताई है। तो अब आप लोग डिसाइड करें कि कौन-सी जो है वो सेंटेंस ज़्यादा बेहतर है। मुझे तो सेकंड वाला ज़्यादा उसमें लग रहा है, क्योंकि पढ़ने वाले को प्रॉपर डिटेल समझ आ रही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हमें बताया गया इन्वेस्टिगेशन। अ गुड राइटर इज हाईली इन्वेस्टिगेट इन हिज अप्रोच। ही सीक्स टू फाइंड आउट एंड मिनिमम द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। इसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है एक अच्छा राइटर जो होता है वो हमेशा इन्वेस्टिगेशन करने वाला होता है, ठीक है। चीज़ों की इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो चीज़ों को बहुत डीपली जाकर जो है वो उसको जांचने की कोशिश करते हैं, और कम से कम जो है वो इन जो है वो सवालों के जवाब तो ज़रूर ढूँढता है, ढूँढने की कोशिश करता है, कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे,
ठीक है? तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर जो है वो एक कंटेंट लिखते हैं। यानी कि एक अच्छा राइटर जो होता है वो सिर्फ़ अंदाज़ा नहीं लगाता, बल्कि जो सही नॉलेज होती है वो हासिल करने के बाद ही कुछ लिखता है, ताकि उसकी जो कंटेंट हो वो एक अच्छा कंटेंट हो और लोगों को तक जो है वो सही मालूमात पहुँचे। उसके बाद हमारे पास है dream and reality. A good writer knows the communication reality. He strongly believes that a message sent is not a message received. A message's success depends upon the fulfillment of the following points. अच्छा, इसमें हमें बता रहे हैं कि एक अच्छा राइटर जो होता है वो जानता है कि असल बात सिर्फ जो है वो पैगाम भेजना नहीं कि आपने कंटेंट लिखा और लोगों तक पहुंच गया, बल्कि जो है वो उसे सही तरीके से पहुंचाना ज़रूरी होता है कि आपने जैसे सच्ची बात एक रियलिटी बेस पे आपने एक चीज़ लिखी और उसी रियलिटी बेस पे ही वो उसी उसी वर्डिंग में लोगों तक पहुंची। जो पैगाम भेजा गया है ज़रूरी नहीं है कि वो उसी तरह लोगों तक पहुँचे। समटाइम ऐसे भी होते हैं कि उसमें बहुत सी चेंजेस करके पहुँचाई जाती है। तो एक अच्छे राइटर का ये भी काम होता है कि जो उसने सही चीज़ लिखी है वो उसी तरह ही सही अंदाज़ में लोगों तक पहुँचे। इसके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं हमें। सबसे पहले हमारे पास है सोशल कॉन्टैक्ट। द पर्सन हू आर कम्युनिकेटिंग हैव टू बी इन टच विद ईच अदर। वो हमें कह रहे हैं कि सोशल कॉन्टैक्ट जैसे उन्होंने बताया कि अगर 2 लोग जो है आपस में बात कर रहे हैं तो उनका एक-दूसरे से जो है वो जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट में होना बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर कोई किसी से बात करना करना ही नहीं चाहता तो कम्युनिकेशन मुमकिन नहीं होगी। तो इसलिए जो है वो कॉन्टैक्ट में होना बहुत ज़रूरी है, सोशल कॉन्टैक्ट में। नंबर 2 हमारे पास है कॉमन मीडियम। बोथ पार्टीज़ मस्ट शेयर अ कॉमन लैंग्वेज और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कि दोनों की जो है वो ऐसी ज़बान या ऐसा उनका बोलने का तरीका इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए जो वो समझ सकें, कि आप राइटर जो चीज़ लिख रहा है और जो पढ़ने वाला होगा उसको भी वो ज़बान समझ आए। अगर जो है एक शख्स उर्दू बोले और दूसरा जो है वो चीनी समझने वाला हो तो बातचीत जो है कम्युनिकेशन मुश्किल हो जाएगी एक दूसरे से। ज़ाहिर है अगर देखिए अब हम लोग उर्दू सराइकी पंजाबी बोलने वाले और आगे चीज़ पश्तो में लिखी हुई हो तो हमें कहाँ समझ आएगी, तो इसलिए जो है वो लैंग्वेज भी एक जैसी होनी चाहिए। नंबर थर्ड हमारे पास है ट्रांसमिशन। द मैसेज हैज़ टू बी इम्पार्टेड क्लियरली। कि आप जो है जो भी पैगाम भेजा जा रहा है, जो भी पैगाम वो लिख रहे हैं, वो एक आसान, साफ अल्फाज में सीधा होना चाहिए, जो अगले पढ़ने वाले को समझ आ सके। अगर बात जो है ऐसे गोल-मोल करके लिखी गई हो, मुश्किल वर्डिंग में लिखी गई हो, तो दूसरे को समझने में बहुत मुश्किल हो सकती है। क्योंकि ज़ाहिर है जब एक चीज़ क्लियर नहीं लिखी जाती, तो उसको समझने में भी मुश्किल होती है। नंबर 4th है अंडरस्टैंडिंग। द मैसेज हैज़ टू बी रिसीव्ड प्रॉपर्ली, अंडरस्टूड दैट एंड इंटरप्रेटेड। इसमें हम ये कह रहे हैं कि आपका जो मैसेज है, वो सिर्फ़ पैगाम जो मतलब अब एक राइटर है, उसका ये काम नहीं है कि वो कंटेंट लिखे और मैसेज उसने भेज दिया, ये काफ़ी नहीं होता, बल्कि जो सुनने वाले को उसे ठीक तरीके से समझना भी ज़रूरी होता है कि जो रिसीव कर रहा हो उस चीज़ को, वो उसको भी सही तरीके से समझ आनी चाहिए। जो चीज़ भेजी गई है, जो पैगाम भेजा गया है, सेम एज़ इट इज़ वैसे ही अगले तक पहुँचना चाहिए और अगले बंदे को समझ आनी चाहिए। अगर कोई गलती समझे अगर कोई जो है वो गलत समझे तो बात का मतलब कुछ और निकल सकता है, ठीक है? मतलब देखिए अब बहुत से ऐसे होते हैं कि हम बात कुछ और करना चाह रहे होते हैं और अगला बंदा जो है वो कुछ और समझ रहा होता है, तो वो एक गलत जो है मैसेज उस तक कन्वे होता है। तो इसलिए जो है ये भी ज़रूरी है कि अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी होती है। अच्छा, इसमें हमें यही बताएगा कि अच्छी बात के लिए जो है वो एक जो लोगों का आपस में राब्ता होना, एक जैसी ज़बान का इस्तेमाल करना, बात को साफ अंदाज में कहना, ठीक है? और उसे जो है वो सही तरीके से समझना जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। इस पूरे ऊपर वाले पैराग्राफ में हमें यही बताया गया है। आगे चलते हैं। आगे वो हमें बता रहे हैं प्रोबेबली द स्पेशलिस्ट वाज अ ड्रीम राइटर दैट्स व्हाई हिज मैसेज फेल्ड। प्लम्बर थॉट सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ गुड फॉर क्लीनिंग आउट क्लॉग्ड ड्रेन्स। कि हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो आउट क्लॉग ड्रेन्स जो होती है उसको साफ करने के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी कि जो नालियाँ बंद होती है। उसके बाद स्पेशलिस्ट ने लिखा रिस्पॉन्डेड द एफिशिएंसी ऑफ HCl इज indisputable but the corrosive residue is incompatible with the metallic presence। आगे हमें जो है वो स्पेशलिस्ट कह रहे हैं ये एससीएल जो होता है वो वाक़ई ही एक बहुत बेहतरीन है और मौसर है, लेकिन ये जो आपके पास जो धातें होती हैं, मतलब जो पाइप्स वग़ैरह होते हैं, उनको जो है वो नुकसान पहुँचा सकते हैं और ज़ंग लगने का भी खतरा बढ़ सकता है। उसके बाद आगे प्लम्बर ने बोला, शुक्रिया, थैंक्स, थैंक्स फॉर योर एप्रिसिएशन। स्पेशलिस्ट आगे कह रहा है हमें, we cannot assume the responsibility for the production of toxic and noxious residue with the hydrochloric acid and suggest you use an alternate produce
प्रोड्यूसर। अच्छा, आगे फिर स्पेशलिस्ट हमें कह रहे हैं कि हम इस बात की जो है वो ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते कि एचसीएल से जो है वो ज़्यादा ज़हरीले मादे पैदा हो सकते हैं, मतलब जो है वो टॉक्सिक होते हैं। बेहतर होगा हम कोई और तरीका जो है वो इस्तेमाल करें, कोई अल्टरनेट प्रोसीजर करें। अच्छा, उससे अब बाद आगे फिर आगे प्लम्बर ने बोला कि थैंक्स अगेन। स्पेशलिस्ट अभी कह रहे हैं इन डेस्पिरेशन डू नॉट यूज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट्स ईट हेल आउट ऑफ द पाइप्स। आगे स्पेशलिस्ट फिर यही कह रहा है कि मायूस होके बोल रहा है कि भाई एचसीएल इस्तेमाल मत करो, ये पाइप्स को जो है वो बहुत बुरी तरह खराब कर देते हैं। अच्छा, अब इस पूरी कन्वर्सेशन में आप ये देखें कि आपके पास जो स्पेशलिस्ट है वो बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है कि एचसीएल जो होता है वो पाइप्स वगैरह को, धातु को नुकसान पहुंचाता है और उससे जो है बहुत सी टॉक्सिक पदार्थ जो है वो पैदा कर सकते हैं। इसलिए उसने ना उसे जो है वो नालियों को सफाई के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि प्लम्बर ने बात को सही तरह से नहीं समझा और बस शुक्रिया अदा करता रहा कि मतलब वो कहता था बस नहीं, मैं अपना काम ठीक कर रहा हूँ, आप मुझे ना समझें। जिस पर जो है वो स्पेशलिस्ट आखिर में साफ अल्फाज में ये कहता है कि पाइपों को तबाह कर देगा ये एचसीएल, लेकिन फिर भी प्लम्बर ने उसका कहना नहीं माना और जो उसने ठीक लगा उसने वो किया। आगे हमारे पास थर्ड पॉइंट है नॉन इंटरनल बाइसेस एंड शेप्स परसेप्शंस। दे ट्राई टू फाइंड द रेजिडेंस ऑफ देयर रीडर्स। फॉर दिस दे कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट देयर रीडर्स एंड द प्रिपेयर अ गेम प्लान। इसमें भी कह रहे हैं कि लोगों की जो थॉट्स होती हैं, लोगों की जो सोच होती है, उसको समझने की कोशिश करें। एक अच्छा जो राइटर होता है, वो जो जानने की कोशिश करता है कि लोग किस बात को आसानी से मानेंगे और किस चीज़ पर जो है उनको ऐतराज़ होगा। वो अपने ऑडियंस के बारे में जो है वो मालूमात इकट्ठी करते हैं और फिर उसके मुताबिक जो है वो अपनी तहरीर को लिखते हैं, अपने कंटेंट को लिखते हैं। उसके बाद हमें बताया जा रहा है कि परसुएसिव भी कह रहे हैं गुड राइटर्स आर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर, दे हैव द आर्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, दे यूज द rhetorical devices to exhibit standard behavior to influence their readers. They know that all readers want strong ethics and morality on the part of the writers, cooperations, good willing, efficiency, trust, etc. And they exhibit the same virtuous। अच्छा, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि एक अच्छा राइटर जो होता है वो अपनी बात को साफ और एक अच्छे अंदाज में पेश करता है। वो ऐसे अल्फाजों को इस्तेमाल करते हैं जो लोगों को मुतासिर करे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और उनका जो है वो एतमाद जीतने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उसके बाद भी कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि राइटर्स जो होते हैं वो जानते हैं कि लोग जो है वो सच्चाई को, ईमानदारी को, एक बेसिक एथिक्स को पसंद करते हैं और इसलिए जो है वो अपने कंटेंट में, अपनी राइटिंग में जो है यही चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि जो है लोग अट्रैक्ट हों और उनके कंटेंट को पढ़ें, उन्होंने जो लिखा है उसको उसको पढ़ें और उसकी तारीफ करें। आगे हमें बताया जा रहा है, ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ मीडियम। गुड राइटर्स यूज देयर मीडियम लैंग्वेज इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर्स एंड अकॉर्डिंग टू द रिसेप्शन लेवल ऑफ देयर रीडर्स। रहा है कि हमारे पास जो अच्छे राइटर्स होते हैं वो ऐसी ज़बान और ऐसे अल्फाज चुनते हैं जो उनकी ऑडियंस आसानी से समझ सके। अगर जो है वो आम लोग जो पढ़ रहे हों तो जो है सादा और आसान अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल लोग पढ़ रहे हों तो थोड़ी सी टेक्निकल ज़बान भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये राइटर्स की एक वो होती है कि टेक्निक्स होती हैं जिसका अच्छा, इनका मकसद होता है कि हर बात जो है वो हर किसी को सब ठीक तरीके से समझ आ जाए। मतलब इस गुड राइटर जो होता है उसकी एक यही उसकी कोशिश होती है कि वो एक ऐसा अंदाज़ अपनाए जो उनकी ऑडियंस को जो है वो आसानी से और एक अच्छी तरीके से उनको बात समझ आ जाए। जो वो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो उनको आसानी से समझ आ जाए। तो ये था हमारे पास एमसीएम 310 का लेक्चर नंबर 3। आई होप सो आप लोगों को लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।